हमारी बात चल रही थी वो पावर फॉर पावर्स सेक, और हमने देखा था हाउ इज दैट इन कंट्रास्ट विद हाउ द मुस्लिम्स लुक एट थिंग्स एज ए सिविलाइजेशन। उनका स्पिरिचुअल मोटो होता है चीज़ों के साथ, बट नॉट सो मच हियर। यहाँ अलग अंदाज है। ठीक, तो हम उसकी बात कर रहे थे। वी टॉक्ड अबाउट रोमन एम्पायर के बारे में, द गॉथ्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड वी ट्राइड टू आर्ग्यू कि रोमन सिविलाइजेशन इज एट द कोर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और हमने वो कंपैरिजन के बारे में बात की थी, रोमन्स और मुस्लिम्स का जो कंपैरिजन होता है। एंड उसमें हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम सिविलाइजेशन टुक लाइक सेंचुरीज टू फॉल। रोमन एम्पायर पल में ख़त्म हो गया। तो ये सारा डिस्कशन जो हमने किया, असद साहब कहते हैं कि ये सब हमको इट फोर्सेस द कंक्लूजन अपॉन अस दैट ये जो इनर स्ट्रेंथ है और सोशल साउंडनेस है इस्लामिक वर्ल्ड की, ये सुपीरियर है टू एनीथिंग मैनकाइंड हैज़ बिफोर इट एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करें उस मामले में, इससे पहले इंसान को इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं पता था। अब इसमें एक्सेप्शन हो सकती है चाइनीज सिविलाइजेशन, वो भी हजारों साल चली है सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि इवन चाइनीज सिविलाइजेशन जिसने ऐसी ही ताकत दिखाई है रेजिलियंस की थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज सेंचुरीज, उसको नहीं किया जा सकता पैरेलली खड़ा, उसको कंपैरिजन में नहीं ड्रॉ किया जा सकता। चाइना इज एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। एज, उसके बाद क्या आता है? पैसिफिक ओशन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। एंड वॉज अंटिल हाफ ए सेंचुरी अगो, जब ये अपने दौर में लिख रहे हैं, इनके दौर से हाफ सेंचुरी अगो अभी जापानीज पावर जस्ट इमर्ज हुआ है। जापान एज एन इंपीरियल पावर हैज जस्ट इमर्ज्ड. So he says China lies on the edge of a continent as and was until half a century ago, that is until the rise of modern Japan, beyond the reach of any rival power. किसी ने यहाँ पे कोई राइवल पावर यहाँ दाखिल नहीं हुआ. The wars with the Mongols at the time of Genghis Khan and his successors touched hardly more than the fringe of Chinese empire. तो इनको फेस ही नहीं करना पड़ा कुछ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना ये पॉइंट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. You know, oftentimes it's talked about the Muslim wars and all. Truth be told, Muslims are by far the I speak most, the peaceful of civilizations. I have to substantiate that. ये ऐसे नहीं बोल दिया तो हो गया, right? There is this wonderful research paper which talks about all the violence that has happened throughout history, and it talks about numbers. ठीक? And turns out the Christian civilization, the atheists, these secular civilizations, these have been the most violent. उसमें उस रिसर्च पेपर में बड़ी डिटेल्स हैं, हम उसमें नहीं जा रहे. तो एंड बट देन चलो ठीक है, इस्लामिक एम्पायर में बड़ी कम वायलेंस है, बट वायलेंस है. हिंदू सिविलाइजेशन में बड़ी कम वायलेंस है, बहुत कम वायलेंस है एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स. ठीक, चाइनीज में भी ठीक ठाक वायलेंस है. देन बाय दैट लॉजिक दैट आई एम यूजिंग, द हिंदूज वुड बी द मोस्ट पीसफुल. ठीक, इट डजंट बॉदर अस, कुड बी दे आर द मोस्ट पीसफुल, इसमें कोई मसला नहीं है. बट it needs to be understood what's happening simultaneously. Which place was occupied by Muslims? Battlegrounds. They are occupying battlegrounds. चाइनीज हिंदुस्तान के साथ इंटरेक्ट करेंगे कहाँ पे? बीच में बिल्कुल हिमालयाज हैं. इंटरेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान में मिलेंगे. अफगानिस्तान में मुसलमान है, तो जिनसे लड़ेंगे पहले मुस्लिम से लड़ेंगे. हिंदूज लड़ेंगे तो मुस्लिम से लड़ेंगे. मंगोल लड़ेंगे, नॉर्थ में है मंगोल्स, किससे लड़ेंगे? मुस्लिम से लड़ेंगे. ठीक, रशियंस लड़ेंगे किससे? रशियंस के नॉर्थ में क्या है? क्या है वहाँ पे? बर्फ है, बर्फ से लड़ेंगे पोलर्स में. ठीक, बर्फ से तो नहीं लड़ सकते. साउथ में लड़ेंगे अपने. साउथ में कौन है?
साउथ में मुस्लिम्स है। एरल माउंटेन्स है टुवर्ड्स इट्स ईस्ट। फिर आता है यूरोप। ठीक, यूरोपियंस किससे लड़ेंगे? अटलांटिक ओशन से लड़ेंगे। अटलांटिक ओशन से लड़ेंगे या नॉर्थ में लड़ेंगे उससे पोलर रीजन से। उनके दूसरे साइड फिर से मुस्लिम। साउथ में मेडिटेरेनियन सी, उसके साउथ में फिर से मुस्लिम। अफ्रीकन्स किससे लड़ेंगे? एक साइड से अटलांटिक ओशन, दूसरी साइड से इंडियन ओशन। बाकी सदर्न साइड पेंगुइन्स के साथ लड़ेंगे। बचा कौन उनके सामने? नॉर्थ में मुस्लिम। मुस्लिम्स आर एट द जंक्चर ऑफ ईच सिविलाइजेशन। जिसको भी लड़ना है मुसलमान से लड़ना है, और उसके बावजूद सबसे पीसफुल। कंपेयर दैट विद हिंदूज। एक ही फ्रंटियर है, उस पर मुस्लिम है। सो वट एवर फाइटिंग दे हैव टू डू, दे हैव टू डू विद मुस्लिम्स। ठीक, मुस्लिम्स गेव दिस planet the most peaceful era, whether anyone wants to accept it or not, the most peaceful। सबसे कम जंगे, अनथिंकेबल लेवल पे डिफरेंसेस। और उस एरिया में जो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स हुआ करते थे, जहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि जंक्चर पॉइंट्स है। टर्की जंक्चर, ठीक, यरूशलेम, ये वाला सिनाई, अफ्रीका और एशिया का मिलने का पॉइंट। तो ये ऐसी जगहों पे थे मुस्लिम्स, येट वेरी पीसफुल। एंड इवन देन व्हेन यू, अच्छा तब बाकी ये इतने मुसलमानों से लड़ रहे थे, तो मुसलमान तो ज़्यादा वॉर्स होनी चाहिए थे। ये आपस में इतना लड़े हैं कि दे 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 काइंड ऑफ सुपरसीड मुस्लिम्स सो मच। और उसमें यूरोपियंस, यू जस्ट हैव टू फाइंड और प्लॉट यूरोपियंस आपस में कितना लड़े। एवरी वॉर दैट हैपेंड, प्लॉट दैट ऑन मैप। इफ यू हैव अ वाइट कलर का मैप, एंड एवरी वॉर दैट हैपेंड उसको आप डॉट करें जहाँ पे वो हुई हो, ब्लैक डॉट से करें, यूरोपियन कंटिनेंट वुड बी ब्लैक पेंटेड। इतनी जंगे हुई हैं वहाँ पे। बट पीआर प्लेज ए बिग रोल। अभी रिसेंट हिस्ट्री देखे ज़रा, मुस्लिम्स वायलेंट है, मुस्लिम्स वायलेंट है, मुस्लिम। वर्ल्ड वॉर किसने किया? सबसे बड़ा सिंगल स्केल, एक ये ना सिंगल इवेंट ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस इज वर्ल्ड वॉर, एंड दे डिड इट ट्वाइस। एक बार में मान नहीं पा रहा, फिर दूसरी बार ही किया। मिलियंस डाइड, मिलियंस डाइड। डिजीज, बीमारियां, लूट, सब कुछ, सिविलाइजेशंस एंडेड। ऐसा हाल उन्होंने किया। एंड देन सिंगल इवेंट कैजुअलिटी आज तक की इंसानियत में हाईएस्ट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। इट इज नॉट तालिबान एंड कंदाहार, इट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। पर्ल हार्बर, इट इज जापानीज डेड, लॉट ऑफ पीपल डाइड पर्ल हार्बर में। या ब्लिट्स जो ये करता था हिटलर, not many people died, but that was very threatening for the British। What happened with Jews? And that was single European, that Hitler. He did with all of these Jews. He killed a lot of people in Austria, Hungary, everywhere. He and then before him Napoleon, a couple of centuries before Napoleon, what did he do? जो बस अपने घोड़े दौड़ा दिए जहाँ जहाँ पे दौड़ा सकते हैं, मार है लोगों को। and then these, ये जो ये you cannot name tyrants like Hitler, Mussolini, Mao, Stalin, Genghis Khan, you cannot name them। You would have to जबरदस्ती push करना पड़ेगा कि these other people are also that category, but it's not like that, these are not comparable। yet फिर भी हमसे ये गिला कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। So this was an important point that I wanted to make, that it is very important you understand how data is to be ragged। ये भी बहुत important है। ठीक, एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर डेटा को पढ़ेंगे, then of course Hindus would be the least violent, and then the others would be the most violent। But you also have to see where are they living। ठीक, who could have done better in that situation। And we were talking about Chinese comparison। तो चाइना का भी यही है, अलग थलग बैठे हैं एक जगह। Islamic empire stretched over 3 continents and was all the time surrounded by inimical powers। और कैसे पावर्स? ताकतवर पावर्स। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे ही है मुंह उठा के, नो।
सिंस द डॉन ऑफ हिस्ट्री द सो कॉल्ड नियर एंड मिडल ईस्ट ये वोल्केनिक सेंटर था कॉन्फ्लिक्टिंग रेशियल और कल्चरल एनर्जीज का। ये मिडल ईस्ट जो है हर हर वक्त वहाँ खून ही बहा है। ये कहते हैं बट द रेजिस्टेंस ऑफ इस्लामिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज अंटिल रिसेंटली इनविंसिबल। अंटिल रिसेंटली में क्या हुआ है? अंटिल रिसेंटली में वर्ल्ड वॉर हुआ है इनके टाइम, और वर्ल्ड वॉर में फिर कैलिफेट खत्म हुई है, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ है। ठीक, ही इज राइटिंग इन, so he's writing in 1934, so world war 1 has happened, caliphate has ended। ठीक, और ये सारी जगहों पे the britishers are and french, they are kind of raising dust। तो अभी तक तो इनविंसिबल था ये कह रहे हैं, फिर इसके कुछ ही टाइम बाद इसराइल वुड कम इनटू फॉर्मेशन एंड देन यू नो द स्टोरी। ये कहते हैं कि ये जो ये वंडरफुल स्पेक्टेकल है हमारे सामने, ये क्यों हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। ये कहते हैं हमको ज़्यादा इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये रिलीजियस टीचिंग्स है कुरान की जिसने एक सॉलिड फाउंडेशन दी इस सिविलाइजेशन को। और लाइफ एग्जाम्पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दैट बिकेम ए बैंड ऑफ स्टील अराउंड द ग्रैंड सोशल स्ट्रक्चर। वो बन गया उसका स्टील स्टील फ्रेम जिसके अराउंड ये पूरी सिविलाइजेशन बनी। रोमन एम्पायर के पास इस कंपैरिजन में कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट उनके पास नहीं था दैट वुड कीप देम टुगेदर। इसी वजह से दे ब्रोक सो रैपिडली। ये कहते हैं कि इसके बावजूद देयर इज फर्दर डिफरेंस बिटवीन द टू एम्पायर्स, इस्लामिक एम्पायर और रोमन एम्पायर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये क्या कह रहे हैं आप, और क्या डिफरेंस है? कह रहे हैं कि इस्लामिक एम्पायर में देयर वाज नो प्रिविलेज नेशन। ये बाकी हर जगह है, चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ नेशन, फॉर द हिंदूज इंडिया, फॉर द Romans, it was Roman Empire, Rome. So that was important for them. For Muslims, it was not like that. Power was made subservient to the propagation of an idea. The idea was important, regarded by its torch bearers as the sublime religious truth. यहाँ पे नहीं है कोई कौम आगे। The idea underlying Roman Empire was conquest of power. That's all. वहाँ पे ये मकसद था, और बाकी नेशंस को एक्सप्लॉइट करना फॉर व्हाट सेक, फॉर द सेक ऑफ द मदर कंट्री। And this is what led to, and he is making a very good point here, because we see in later part of history the European world indulging in colonialism, imperialism. How is imperialism different than imperial Mughal rule in India? Yeah, imperial Muslim rule of Spain. How are these two things different? ब्रिटेन का रूल हिंदुस्तान में, मुगल का रूल हिंदुस्तान में, स्पेनियर्ड का रूल साउथ अमेरिका में, और मुस्लिम्स का रूल स्पेन में। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि मुगल्स दौलत फरगना नहीं भेज रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ताजमहल बना रहे हैं, फरगना में नहीं बना रहे, यहीं बना रहे। अंदलुस, वो क्या, वो जितना काम कर रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं। वो मक्का और मदीना नहीं भेज रहे दौलत, बगदाद नहीं भेज रहे, वहीं पे कर रहे। अपना एम्पायर है, इसी को डेवलप कर रहे। ये है हमारा गुलिस्ता, गुलशन वतन सोने कश्मीरी में कहते हैं। यही बगीचा है हमारा, इसी को नर्चर करना है, इसी को नरिश करना है। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे लूटेड ऑल दिस वर्ल्ड, दे लूटेड इंडिया एंड सेंड द वेल्थ टू ड्रेन ऑफ वेल्थ theory to Britain. So all of this civilization is built on the corpses of third world. So they say, where is development in third world? It is lying under your feet. It's there under your feet. Can't you see? नीचे झुक के देख लो. Where is that development? In fact, if you get a chance, visit the British Museum. What would you find there? You would find India, Pakistan, Bangladesh, Southeast Asia, Arabia there. That's what you would find there. So Spaniards finished an entire civilization. 2 civilizations they finished. The Incas and the Mayans, they just खत्म कर दिया उनको. तो for whose sake? For Spain's sake, but not the Muslims.
They are not doing it. They are protecting whichever civilization they are entering into. So to promote better living for a privileged group was the वो मकसद था रोमन्स के यहाँ. तो रोमन्स के लिए नो वायलेंस इज बैड वायलेंस, नो इनजस्टिस टू बैड. फॉर रोमन्स जो रोमन जस्टिस था, इट वाज जस्टिस फॉर द रोमन्स बाय द रोमन्स ऑफ द रोमन्स. और इसको अगर ध्यान से देखें, ये वर्ल्ड व्यू, असद साहब कहते हैं ये वर्ल्ड व्यू सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपको दुनिया का देखने का नज़रिया एंटायरली मटीरियलिस्टिक होगा. अदरवाइज आप ऐसा नहीं सोचेंगे कभी. ए मटीरियलिज्म सर्टेनली रिफाइंड बाय इंटेलेक्चुअल टेस्ट ये हो सकता है, बट नॉनदलेस फॉरेन टू ऑल स्पिरिचुअल वैल्यूज. हमारे पास अगला मसला ये आता है कि रोमन्स को खुदा ही नहीं पता था. ये जिस हिसाब से पेंट कर रहे हो पूरे मसले को, रोमन फुल फ्लेज्ड एथीस्ट थे, इनके यहाँ रिलीजन नहीं था क्या कोई? ये कहते हैं रोमन्स नेवर इन रियलिटी न्यू रिलीजन. अब देखिए इनने वर्ड्स क्या यूज किए, नेवर इन रियलिटी. दैट मीन्स उनका रिलीजन तो कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन ये उस रिलीजन को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो रिलीजन है ही नहीं. उनके जो ट्रेडिशनल गॉड्स थे, दे वर ए पेल इमिटेशन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी. ग्रीक माइथोलॉजी से उठा के अपने खुदा इन्होंने बना लिया. कलरलेस घोस्ट्स साइलेंटली एक्सेप्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशल कन्वेंशन. क्यों? क्या हुआ इसका मतलब कि इन्होंने ये जो खुदा अडॉप्ट कर रखे थे ग्रीक्स के, दे वर एक्सेप्ट मेनली आउट ऑफ हैबिट, आउट ऑफ कन्फर्मिटी. बस ये हमारी सोसाइटी करती है ऐसा भी, तो ठीक है कर लेते हैं हम भी. इसमें कोई स्पिरिचुअल एंगल नहीं है. इन नो वे दोज गॉड्स वर अलाउड टू इंटरफेयर विद रियल लाइफ. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस इज ट्रू फॉर लॉट ऑफ रिलीजियस सिविलाइजेशन टुडे. उनके बहुत सारे फेस्टिविटीज होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, बट हाउ आर दोज फेस्टिविटीज एंड फेस्टिवल्स रिलेटेड टू गॉड व्हेन गॉड इज नॉट अलाउड टू प्ले अ रोल इन द लाइफ? कहने का मतलब, इफ ए पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, कोई भी सिविलाइजेशन, ये रैंडम सिविलाइजेशन, हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशन है, ठीक, ये मनाते हैं कोई फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल, ठीक, उसमें ये इबादत करते हैं अपने खुदा की, या कुछ ड्रम बजाते हैं, गाने गाते हैं, जो भी अपना होता है फेस्टिवल. जैसे हिंदूज होली मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, वैसे ही वो अपना खाना बनाते होंगे, कुछ जो भी करते होंगे. ठीक है, फ़र्क तो है नहीं ज़्यादा, फेस्टिवल उनका भी है, फेस्टिवल अपना भी है, ठीक. लेकिन हमारे पास ट्रांसेंडेंटल एथिक्स हैं कि खुदा ने ये मना किया है, ये करना है, हम बकरे को ज़बह क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ठीक. खुदा हैज़ अ रोल टू प्ले इन आवर लाइफ, ठीक. हम ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू गो टू वॉर, वी वुड सी डज गॉड अलाउ इट. इफ़ वी हैव टू स्टॉप वॉर, वी वुड सी डज गॉड वांटेड. ठीक, शादी किससे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती, डायरेक्ट इम्पैक्ट लाइफ पे. दीज पीपल इन मामलात में खुद से करेंगे सारे फैसले. सो देयर इज अ गॉड, बट ही हैज़ नो रोल टू प्ले, नथिंग. When asked, they had to give oracles through the medium of their priests, but they were never supposed to confer moral laws upon men or to direct their actions. जब इन खुदाओं की इबादत वो करते थे, तो ये खुदा अपने जवाब कैसे भेजते थे? थ्रू ओरेकल्स. ओरेकल्स कौन? ओरेकल्स होते थे कुछ लोग जो, मान लीजिए एक इनका टेम्पल है रोमन्स का, एंड देयर वुड बी अ प्रीस्ट. द प्रीस्ट वुड बी सेड टू बी कम्युनिकेटिंग विद गॉड. और वो प्रीस्ट फिर कुछ बोलते, तो उनके पास आता कोई बंदा कि सर खुदा से पूछे ज़रा कि मुझे ये करना चाहिए, ये ए और बी. तो नेक्स्ट डे वो उसको जवाब देता, गॉड हैज सेड ए. कैसे? दे वुड हैव सम रिचुअल्स फॉर इट. सो ब्लड सेक्रीफाइसेस, जो भी रिचुअल्स इनके पेगन्स वगैरह के होते हैं, तो सो दे वुड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो बेस्ड ऑन दैट इट्स वो फेमस ओरेकल ऑफ डेल्फी, जिसने, डेल्फी एक जगह है, जिसने कहा था सोक्रेटिस इज द वाइजेस्ट मैन, जिससे पूछा गया था द ओरेकल साइड की, सोक्रेटिस इज द वाइजेस्ट, एंड सोक्रेटिस वेंट अहेड टू प्रूव दैट द ओरेकल वाज रॉन्ग. सोक्रेटिस थोड़ी मानने वाला था, ये गलत है, मैं नहीं हूँ वाइजेस्ट. एंड देन ही स्टार्ट्स ऑन हिज सफ़र पे निकलते, सबसे पूछते हैं सवाल वो है, एंड फाइनली रियलाइजेस दैट ओरेकल वाज राइट, बट नॉट इन द राइट वे.
he said that I am the wisest because I know nothing, and everyone else knows nothing but do not know that they know nothing. That makes me the wisest. So Socrates is amazing. He is amazing. You know, when he's about to die, what's happening? Everyone is crying, and they want him to leave, but he doesn't leave for some reason. And when he's dying and everyone is crying, they're like, dude, why aren't you upset? Why aren't you even sad? मौत का तो डर होता है ना. And Socrates be like a boss. Okay, why should I be afraid? I don't know what's on the other side. So you go to life, I go to death. What is better? Only time would tell. So what am I to be afraid of? So he was a cool guy, and his apology is something you should always उसको पढ़ना है एक बार. You would take बहुत कम time लगेगा, an hour or two to read it. The apology. So when he sentences it and he is putting up his defense, that defense is amazing. Oracles. So अब यहाँ पे oracles हैं. तो ये oracles ऐसी छोटी छोटी statements में बात करते हैं, but they are not giving moral laws. You see, अगर कोई इंसान उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे ये करना चाहिए ये, तो वो कहते हैं ये कर लो. बट contrast that to transcendental ethics. वो क्या कहेगा? Do the right thing. ठीक. तो राइट थिंग में फिर वो उसको गाइड करेगा कि राइट आइडियल्स ये है, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, हिमायत करना लोगों की, ये करना वो करना, एंड देन उसको यूज़ करके इस इवेंट में कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेहतर होगा. बट नथिंग ऑफ दैट इज हियर. अब ये आते हैं अपनी उस पॉइंट पे जो ये बोलना चाह रहे थे. ये कहते हैं ये वो मिट्टी है जिससे मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन निकली है. ये पूरा डिस्कशन जो रोमन सिविलाइजेशन का हुआ है कि इस मिट्टी की बनी है ये इमारत. हाँ, अनडाउटेडली इसमें और भी इन्फ्लुएंसेस आए जब ये डेवलप होता रहा, एंड इट नेचुरली चेंज्ड विद टाइम. इसने मॉडिफाई भी किया खुद को. रोम की जो कल्चरल इनहेरिटेंस है उसको मॉडिफाई भी किया इन मोर देन वन रेस्पेक्ट. इसको मैं तस्लीम करता हूँ, असद साहब कहते हैं. बट द फैक्ट रिमेन्स that all that is real today in Western civilization, Western ethics and outlook of life is directly traceable to old Roman civilization. हाँ, बहुत सारी चीज़ों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन सेंट्रल बात यही है कि एथिक्स में जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ ट्रेस किया जा सकता है ओल्ड रोमन सिविलाइजेशन में. इज ही राइट और इज ही रॉन्ग? वी डोंट नो येट, क्योंकि हमने नहीं पढ़ी है खुद से हिस्ट्री, बट वी आर सीइंग व्हाट ही इज सेइंग. फिर ये कहते हैं कि एज द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एटमॉस्फेयर ऑफ ओल्ड रोम वाज अटरली यूटिलिटेरियन. यूटिलिटेरियन का मतलब क्या हुआ? यूटिलिटेरियन इज एसोसिएटेड विद टू ग्रेट पीपल हु लिव्ड इन ब्रिटेन, आई थिंक. जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम की बॉडी इज स्टिल ऑन डिस्प्ले, so you can see that as well. So Jeremy Bentham and John Stuart Mill, these are two big names. यूटिलिटेरियनिज्म को मिसअंडरस्टैंड भी बहुत किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको बहुत रिड्यूस करके और बहुत आसानी से बयान करें कि ये होता क्या है, वो ये है कि किसी भी चीज़ की वर्थ उसकी यूटिलिटी में है, कि उसका क्या यूज़ है. अगर उसका यूज़ नहीं है तो उसकी यूटिलिटी नहीं है. ठीक, यूटिलिटी, यूटिलाइज होता है ना वर्ड, यूटिलाइजिंग समथिंग. सो समथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड हैज़ यूटिलिटी. तो किसी चीज़ की वैल्यू कितनी होगी? जितनी उसकी यूटिलिटी होगी. अगर कोई चीज़ की कोई यूटिलिटी ही नहीं है तो उसकी कोई वर्थ ही नहीं है हमारे लिए. ठीक, जंगल में मोर नाचे किसने देखा? ये वैसी बात है कि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. इसी से निकलता है यूटिलिटेरियनिज्म. व्हाट शुड वी डू? वी शुड डू दैट एक्ट जिसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हो, सबसे ज़्यादा जिसका फ़ायदा हो. तो ओल्ड रोम का जो ये था फलसफा एथिक्स का, वो यूटिलिटेरियन था, ये फ़ायदा देखना, और एंटी रिलीजियस. इन फैक्ट इफ नॉट इन ओपन एडमिशन, सो इज द एटमॉस्फेयर ऑफ मॉडर्न वेस्ट. कह रहे मॉडर्न वेस्ट भी यूटिलिटेरियन है और एंटी रिलीजियस है, अगर चे वो मानने को ना तैयार हो. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. यू नो, पीपल लाइक जॉर्डन पीटरसन, फॉर एग्जाम्पल, poster boy of Western Christianity these days.
he argues that Western civilization is all this amazing and everything, and this is biblical. ये क्रिश्चियनिटी में इसके रूट्स है. पहले तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड विच क्रिश्चियनिटी इज ही टॉकिंग अबाउट. जिस सिविलाइजेशन के रूट्स क्रिश्चियनिटी में, वो क्रिश्चियनिटी तो आज से 600 साल 700 साल पहले बनी है. प्रोबेबली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे होंगे. 500 साल पुराना प्रोडक्ट है. तो इफ ही इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड क्रिश्चियनिटी, तो उसने तो हमें डार्क एजेस दिए. आई डू नॉट नो. And if he is saying that interpretation of Christianity was wrong, his interpretation is right. Oh my God, that's a very big thing to say. 600 साल बाद शायद कोई और आकर बोले Peterson was wrong, so we'll have to wait for next 600 years. Anyways, whatever he says, but this needs to be considered. कि क्या modern Western civilization religious roots रखती है? This is a very interesting point. I have my opinion, but I do not want to pass that on right now. So without having a proof against transcendental religion and without even admitting the need of such a proof, modern West thought ने कभी कभार तो tolerate करता है और कभी कभार emphasize भी करता है religion पे as a social convention, generally leaves transcendental ethics out of the range of practical consideration. ये important है, लेकिन not for the sake of our discussion, something else I want to tell you. इन्होंने कहा कि इनके पास ट्रांसेंडेंटल एथिक्स के खिलाफ कोई प्रूफ है नहीं. इसको समझिए क्या है. एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ. जब कोई चीज़ पॉजिट की जाती है ना, व्हेन वी पॉजिट समथिंग, दैट्स व्हेन यू रिक्वायर प्रूफ. नॉट पॉजिटिंग समथिंग, यू डोंट नीड टू प्रूव. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई से मेरे रूम में शेर है, तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा. शेर नहीं है ये नहीं प्रूव करना है मुझे, क्योंकि दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो व्हेन यू पॉजिट समथिंग, ये है, इसको प्रूव करना पड़ता है. अनलेस एंड अनटिल कोई चीज़ वहाँ तक एक्सेप्टेबल ही है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, फिर आपको कुछ नया पॉजिट करना है, तब आपको प्रूव करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल, सब मानते हैं कि उस रूम में शेर है, ये सब मानते हैं. अब मुझे तो प्रूव नहीं करना है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन है. कोई आकर कहते भाई नहीं है शेर, उसको प्रूव करना है. लेकिन ये तब होता है जब सारी सिविलाइजेशन मान रही है. ऐसी बातें होती नहीं है यूजुअली कि पूरी सिविलाइजेशन कह रही है रूम में शेर है और असली में है नहीं. ठीक, ऐसा होता नहीं है. तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होगा. सो असद साहब हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट हियर, सो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कि उनको प्रूव नहीं करना है ट्रांसेंडेंटल एथिक्स नहीं है. ऐसे तो उनकी उम्र कट जाएगी. आप बोलेंगे हज़रत जिब्रील को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया विदाउट प्रूविंग, विदाउट डिस्प्रूविंग, तो ऐसे उनको एक एक करके सब कुछ डिस्प्रूव करना पड़ेगा. नहीं, ऐसे नहीं वर्क करता. दे कैन रिजेक्ट दिस विदाउट डिस्प्रूविंग. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन द लॉजिकल फ्रंट कि रिजेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग बोथ आर बीइंग डन विदाउट प्रूफ. फाइनली इसमें प्रूफ विटनेस का होता है. तो इसीलिए रिलीजन इज विटनेस्ड. इसीलिए हम शहादत देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आई एम ए विटनेस. तो विटनेस को प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती थी. हिंदूज वुड से प्रमाण की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती. प्रत्यक्ष इज परसेप्शन, सीइंग इज बिलीविंग. ठीक, व्हेन वी सॉ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी सॉ ऑल द थिंग्स, वी डोंट नीड अ फर्दर प्रूफ. हमको और प्रूफ नहीं चाहिए. द मुस्लिम्स सॉ गैब्रियल visiting him quite often, so a lot of them witnessed it. So they don't need further proof कि is Hazrat Jibreel like, and a lot of other things that they saw with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो यहाँ पे ये बात मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है समझने की कि वो विदाउट प्रूफ इसको रिजेक्ट कर सकते हैं. ठीक, इसकी लॉजिकल पॉसिबिलिटी है. और ये क्या कह रहे हैं, दिस लीव्स, दे लीव जनरल ट्रांसेंडेंटल एथिक्स को वो छोड़ देते हैं. ये कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्ट्रिक्टली डिनाई नहीं करती खुदा के एग्जिस्टेंस को. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारी सिविलाइजेशन इस वक्त भी दुनिया में जो खुदा को डिनाई नहीं करती, जो खुदा को मानती हैं जो सिविलाइजेशन. ठीक, बहुत सारी सिविलाइजेशन ऐसी है. लेकिन अगर आप देखें उनके एक्ट में खुदा का क्या रोल है, वो जो करते हैं अपनी मर्जी का करते हैं. और मज़हब को भी उसी तरीके का बैन करते हैं. मज़हब में से भी वही कोट करेंगे जो उस वक्त के उस एजेंडा को सूट करेगा.
खुदा का कोई रोल ही नहीं है, गुड ह्यूमन का कंसेप्ट ही नहीं है। व्हाट इज अ गुड ह्यूमन? एनीवन दैट सपोर्ट्स दैट सिविलाइजेशन, ठीक, दैट इज अ गुड मैन। ठीक, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम्स के यहाँ ट्रांसेंडेंटल कैसे है एथिक्स? आई गिव यू वन एग्जांपल। मुसलमान उम्मत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कायदा? एक रूल एनफ है दिखाने के लिए। कुरान सेज, गॉड सेज इन कुरान कि स्टैंड फर्मली फॉर जस्टिस इवन अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। खुद के खिलाफ खड़े रहना जस्टिस के लिए, अगेंस्ट योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा, एवरीथिंग। तो क्या समझ आया कि एथिक इज हायर देन मी माई सेल्फ। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेट नॉट द एनिमिटी ऑफ अनदर नेशन प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग जस्टिस, कि वो तुम्हारे दुश्मन है तो इस वजह से तुम अदल से काम नहीं लोगे। इससे क्या मतलब हुआ कि अदल, जस्टिस इज अबव यू एंड मी, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल एथिक। कि आप इसमें ये नहीं चलेगा कि ये मुस्लिम है तो ठीक है, नहीं, दिस इज अब कंपेयर दिस टू मेनी सिविलाइजेशंस दैट बिलीव इन गॉड बट डोंट बिलीव इन ट्रांसेंडेंटल एथिक्स। तो ऐसी सिविलाइजेशंस में दे माइट बी वर्शिपिंग गॉड बट देयर इज नो रूम फॉर गॉड, देयर इज नो यूज फॉर गॉड इन civilizations में। It has made a virtue out of an intellectual difficulty of man, his inability to grasp the totality of life. तो modern occidental जो है, he is likely to attribute practical importance सिर्फ उन चीज़ों पे which lie within the scope of empirical sciences. तो modern occidental मतलब यूरोपियंस, तो वो उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे जो आप देख सकते हैं आंखों से, जिनको छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एम्पेरिकल कहते हैं इसको, साइंटिफिक चीज़ें, और आर एट लीस्ट एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस मैन सोशल रिलेशनशिप इन ए टेंजिबल वे, स्पिरिचुअल वे में नहीं। और एग्जिस्टेंस ऑफ खुदा क्या है, प्राइमा फेशी तो इट डज नॉट बिलोंग टू आइदर दीज टू कैटेगरीज, ना ही ये साइंटिफिक है, और ऐसा अपेरेंटली लगता भी नहीं है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा कुछ चेंज कर सकता है। तो इस वजह से वेस्टर्न माइंड के लिए ही इज़ इनक्लाइंड टू रिजेक्ट गॉड। वाइट हाउस में जब डिस्कस हो रहा होगा कि इसराइल को सपोर्ट करना है कि नहीं पैलेस्टीन वॉर में, वहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा होगा कि दिस इज़ रॉन्ग इन द आइज ऑफ गॉड या दिस इज़ राइट इन द आइज ऑफ गॉड, सो वी हैव टू स्टैंड फॉर द सेक ऑफ गॉड। वहाँ पे ये नहीं होगा, बट ओआईसी में डेफिनेटली कोई ना कोई अल्लाह वर्ड यूज़ करेगा फॉर द सेक ऑफ गॉड। ठीक है, you would see that happening. So God has a role to play there. The question then arises, ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड जो हमने वेस्ट का बताया, हाउ इज दिस क्रिश्चियन? बात तो ये सी छुड़ी थी ना कि जो मॉडर्न वेस्ट है क्रिश्चियन नहीं है। सो ही सेज द क्वेश्चन देन इज, हाउ इज सच एन एटीट्यूड कंपैटिबल विद द क्रिश्चियन वे ऑफ थिंकिंग? क्या हम ये नहीं मानते कि क्रिश्चियनिटी विच इज सपोज टू बी स्पिरिचुअल फाउंटेन हेड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल एथिक्स? यहाँ पे तो कोई ट्रांसेंडेंटल एथिक्स नहीं है। So that's a rhetorical question. Either you say Christianity is not based on transcendental faith, transcendental ethics, or you say कि this is not Christianity. तो में से एक करना पड़ेगा. We leave it here and we would see how he answers and moves forward in the next session, inshallah.